Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज स्टैंडर्ड 9 हिंदी है। क्षितिज में दो भाग हैं। भाग 1 कथांश है, कहानी, और दूसरा भाग है पदांश, पद, कविता। तो इसमें हम आज कहानी से शुरू करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। सबसे पहले हम कवि परिचय जानेंगे इसमें कि कवि जो हैं दो बैलों की कथा के कवि कौन है। सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कवि का नाम है प्रेमचंद। सबसे पहले हम कवि परिचय में देखेंगे इनका जन्म, इनकी रचना, इनकी मृत्यु, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी जो भी रचनाएं हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, बाल पुस्तकें हों, नाटक हों। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद की जीवनी। बुक में देखिएगा और इस बार फिर अपने आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। ऐसे हम कुछ मुख्य चीज़ें लिखे हुए हैं, उसको देखिए। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके पिताजी डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। उस समय जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, उस समय उर्दू फारसी भाषा जो थी वह जोरों पर थी। तो प्रेमचंद ने उस समय उर्दू फारसी में शिक्षा ग्रहण की। इनकी शिक्षा जो है गांव के ही विद्यालय में शुरू हुई। 1918 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर यानी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 1919 ईस्वी में बीए पास करने के बाद प्रेमचंद जो है वह शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। अब आप सोचिए कि जो आदमी अंडर एज में है और उसके माता पिता मर जाते हैं तो इनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें पड़ जाती है और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही हुआ प्रेमचंद जी के साथ। 14 वर्ष की अल्पायु में ही इनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। अब परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो सभी इनके कंधों पर आ गई। यानी इनका प्रारंभिक जीवन जो था वह संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह जो है 15 वर्ष की अवस्था में हुआ, लेकिन यह विवाह सफल नहीं माना गया। दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ। उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था उसमें ये कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था वह धनपत राय था। उन्होंने साहित्य लेखन से अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए भारत के स्थिति का वर्णन लोगों के सामने रखा।
प्रेमचंद का असली नाम जो था वो नवाब राय था, और नवाब राय के नाम से ही वह उर्दू फारसी में लिखना शुरू किए। आगे चलकर उन्होंने एक पत्रिका, एक कहानी संग्रह लिखी जिसका नाम था सोजे वतन। उसमें भारत के लोगों की दीन अवस्था का, उनकी दुर्दशा का वर्णन किया। अंग्रेजी सरकार इस सोजे वतन पुस्तक को जब्त कर ली। आज भी वही है। आज देखिए, सरकार के विपक्ष में अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो सरकार उस व्यक्ति को पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, उनके ऊपर FIR दर्ज होता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो सरकार के विपक्ष में कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर ये होता ही है। ठीक यही हुआ उस समय, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी, अंग्रेजी सरकार थी। भारतीयों को तो उतना सुविधा प्राप्त नहीं था। आज हमारा देश स्वतंत्र है, फिर भी समाचार पत्रों में या टेलीविज़न पर या मोबाइल पे आप प्रतिदिन सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उसी तरह से सोजे वतन ये कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार जब्त कर ली। सबसे पहले उनका आरंभिक पत्र लेखन जो था वो जमाना था। जमाना पत्रिका से उन्होंने लेखन शुरू किया। इसके बाद जब सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार जब्त कर ली तो उन्होंने अपने नाम को बदल दिया। जो नवाब राय के नाम से वो लिखा करते थे, बदल दिया अपना नाम और प्रेमचंद के नाम से हिंदी साहित्य में लिखने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में ये बीमार पड़े, और इनका बीमार जो था बहुत ही भयंकर था। और बीमार पड़े और पड़े 1936 ईस्वी में इस महान साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार का निधन हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद ने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 7 बाल पुस्तकें और 5 से 7 नाटकों को लिखा। तो आप जान गए प्रेमचंद जी के बारे में। अब सबसे पहले आप इनके बारे में देखिए कि प्रेमचंद एक साहित्यकार, पत्रकार, लेखक और कुशल अध्यापक थे। 1918 से लेकर 1936 तक के काल को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, या प्रेमचंद का युग कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इतना तो जान गए लेखन परिचय। अब हम देखेंगे रचनाएं, इनकी साहित्य की जो रचनाएं थी। इनकी कहानियां जो है मानसरोवर कहानियां 8 भागों में विभक्त है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और गोदान। नाटक है करबला, प्रेम की बेदी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, अंधा युग। कितना बढ़िया नाम दिए थे, अंधा युग। जैसे आप लोग आज कहते हैं कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं उनको दी जाती है, ये सब क्या है?
अंधा कानून है। कानून निष्पक्ष न्याय संगत होना चाहिए, पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन सबको उचित न्याय नहीं मिल पाता। खैर चलते हैं, हम देखते हैं प्रेमचंद जी के बारे में कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है, मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। यानी हमारे देश में अंग्रेजी शासन काल में लोग सुप्त अवस्था में थे। क्या कहते थे? कोऊ राजा हुई हमें का हानि। राजतंत्र था, अंग्रेजी शासन थी, लेकिन लोगों के मन में स्वतंत्रता के लिए प्रेम था ही नहीं, सुप्त अवस्था में लोग पड़े हुए थे। लेकिन प्रेमचंद ने अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्होंने साहित्यिक रचना द्वारा जन जागरण किया। उसके बाद इन्होंने साहित्य में क्या लिखा? सबसे पहले आप देखेंगे उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं जो है वह शोषण के विरुद्ध मुंह आवाज उठाती है। समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे दहेज प्रथा है, अनमेल विवाह है। अनमेल का मतलब बिना मेल के, मतलब जोड़ी जो होती है वह अनमेल होती है। जैसे प्रेमचंद जी को देखिए ही कि उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से शादी किया था, अनमेल था। बहु विवाह, एक आदमी 4-4 गो 5-5 गो शादियां करते थे, ये बहु विवाह हो गया। तो समाज में जो यह भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसके ऊपर उन्होंने साहित्य की रचना की। इसके अलावा समाज में जो नशाखोरी फैली हुई थी, शराब पीना, जुआ खेलना, ये नशाखोरी होती है। चरस, अफीम, गांजा, ये समाज में लोग पीते हैं, जिससे उनका नैतिक और चारित्रिक दोनों पतन हो जाता है। समाज के नज़रों में तो गिर ही जाते हैं, देश के नज़रों में भी गिर जाते हैं। तो प्रेमचंद ने नशाखोरी के खिलाफ भी लिखा। इसके अलावा प्रेमचंद जी जो अपना साहित्य लिखे वह प्रभावशाली साहित्य था। सबसे पहले इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी ने मनुष्यों को ही नहीं पशुओं को भी सहानुभूति प्रदान की। जैसे आप 2 बैलों की कथा के माध्यम से आप जानेंगे इस कहानी में कि प्रेमचंद जी ने पशुओं के प्रति क्या सहानुभूति दिखाई है। तो इसको बढ़िया से फिर एक बार हम बता देते हैं। इसको ऐसे हम पॉइंट के रूप में रखे हुए हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद जी जो हैं उन्होंने 2 बैलों की कथा के माध्यम से लिखे हैं, उसको हम बता रहे हैं। 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है और वह प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र, 2 बैलों की कथा के प्रमुख पात्र हैं हीरा और मोती। मैंने यहाँ पर दे दिया है 2 बैलों की कथा, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। हीरा और मोती ये दोनों सीधे साधे बैल थे जो भारतीय नागरिकों के प्रतीक हैं। आप जानते हैं बैल एक सीधा जानवर है। देखिए, बैल एक सीधा जानवर कैसे कहेंगे जी? आप जानते हैं कि जानवरों में गधा जो है सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सीधा होता है और सहनशील भी होता है। गधा तो आप देखे ही होंगे, उसके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है, मालिक उसका बोझ लाद देता है, सीधे हेंको 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 आंख मुंद करके सीधे घाट पर चले जाता है जहां उसको जाना होता है, और फिर धोबी वहाँ कपड़ा धो देता है,
वह फिर लाद देता है, फिर वह वहाँ घाट से पुनः अपने आवास पर आ जाता है। तो प्रेमचंद जी ने बताया है कि गधे से भी थोड़ा कम एक और जानवर है, उसका नाम है बैल। लेकिन प्रेमचंद जी ने बताया है कि बैल जो है गधा से थोड़ा कम है, लेकिन वह अड़ियल है, वह अड़ जाता है, मतलब किसी को मार देता है, वह अड़ जाता है। इसलिए इसका स्थान जो है, बैल का स्थान गधे से थोड़ा नीचे है, कम है। हीरा और मोती सच्चे मित्र। चलिए कहानी पर अब आते हैं। प्रेमचंद जी ने जो दो बैलों की कथा लिखी है उसमें लिखे हैं, अब आप इसको किताब से स्टडी करेंगे, लेकिन हम आपको कुछ बातें बता देते हैं, सो ध्यान से सुनिए। हीरा और मोती सच्चे मित्र। झूरी काछी के पास दो बैल थे, एक का नाम था हीरा, दूसरे का नाम था मोती। हीरा जो था वो बहुत ही समझदार, जबकि मोती जो था ठीक उसके विपरीत थोड़ा क्रोध स्वभाव का था। दोनों बैल पसाई जाति के थे। उसका मालिक जो था झूरी था। झूरी हीरा और मोती से काफी प्रेम करता था। समय से बैलों को नाद पर, जिसमें बैल खाते हैं उसको नाद कहा जाता है, तो नाद पर बांध देता था, और उसको जो चारा पानी होती थी, जिसको हम लेदी कहते हैं देहात की भाषा में लेदी, तो क्या करता था कि नाद में चारा पानी जो था डाल देता था, खल्ली डाल देता था, और दोनों बैल एक साथ नाद में मुंह डालते थे, और तब तक मुंह उसमें रहता था जब तक वह पूरा चारा समाप्त नहीं हो जाता था। एक साथ मुंह डालते थे और एक ही साथ नाद से बाहर निकालते थे। बात समझ रहे हैं ना? दोनों बैल काफी दिनों से एक साथ रहते थे। अब एक साथ रहते रहते इनमें मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। अरे बैल एक दूसरे को सूंघ कर, चाट कर अपने प्रेम को प्रदर्शित करते थे। बात समझ में आ रही है ना? तो एक साथ नाद में मुंह डालना, चारा खाना, एक साथ निकालना, या मित्रता को दर्शाता है। हीरा और मोती को मांगने के लिए झूरी का साला गया एक दिन आया, क्योंकि गया को भी अपने खेतों में काम करना था, उसके पास बैल थे नहीं, तो वह झूरी के पास आया मांगने के लिए। झूरी जो था, झूरी बैल को देना नहीं चाहता था। झूरी का साला गया बैल लेने के लिए आ गया था, और झूरी उसको देना नहीं चाहता था। लेकिन झूरी की जो पत्नी थी वह थोड़ा गुस्सैल हो गई, गुस्सा करने लगी। मजबूर होकर के झूरी जो है अपने बैल हीरा मोती को गया को दे दिया। अब गया जो है दोनों बैलों को लेकर अपने घर चला। दिन भर चलता रहा। दोपहर बाद, मतलब 3 या 4 बजे करीब में गया अपने घर पहुंचा बैलों को लेकर, और उसे खूंटा पर, खूंटा मतलब बम्बू स्टिक, बांस का एक मोटा सा इतना बड़ा होता है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, बम्बू स्टिक, जिसको हम खूंटा कहते हैं। खूंटा में ला करके बांध दिया। बैल तो दिन भर चले हुए थे, भूखे प्यासे थे। बदले में क्या किया, वह सूखा चारा डाल दिया, पुआल जिसको कहते हैं, सूखा पुआल ले दी, उसको डाल दिया।
और बैल जो थे उसको खाए नहीं, क्योंकि उसको तो आदत थी हरी हरी घास खाने की, खल्ली दाना खाने की, समय से उसको नाक में जो पानी था उसमें हिला डुला करके खाने की। लेकिन गया जो था वो बैलों को सूखा चारा ही डाला, बैल खाए नहीं। खैर रात भर वहीं पर रहे। आधी रात जब बीत गई तो बैलों ने सोचा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। अतः वो क्या किए, पगहा को, जो रस्सी होती है उसको पगहा बोलते हैं, पगहा को काट दिया। काट करके दोनों बैल भाग गए। और फिर भागकर कहाँ गए, झूरी के पास चले आए। झूरी हीरा और मोती को देख करके खुश हो गया। ठीक है, फिर उसको क्या किया, उसके बैलों के शरीर पर हाथ फेरा और नाद पर खाने के लिए बांध दिया। दाना पानी चारा डाला, बैल खाए। तब तक गया जो है फिर पहुंच गया। झूरी की पत्नी बैलों को हरामी कहने लगी, गद्दार कहने लगी। फिर गया जो है दोनों बैलों को लेकर के अपने घर चला गया। वहां ले गया और उस ले जाकर के मोटे मोटे रस्सियों में उनको जकड़ दिया, मतलब बांध दिया। ठीक है। दूसरे दिन बैल को हल, पालू, जूता, जात में, मतलब उसको बैलों को जात पहना दिया, जूता, पालू, हल, ये सब लेकर के खेतों पर गया। अब बैल चलते नहीं थे। अब वो क्या किया, मोटे मोटे पैना से प्रहार करना शुरू किया। लेकिन एक चला तो एक रुक गया, फिर दूसरा चला तो पहला रुक गया। आनाकानी करने लगे। गया जो को गया है उसको बहुत क्रोध आया और वह मार दिया। और मार करके फिर ला करके, हाँ, मारने लगा। और बैल जो है भागी, जूता टूट गया, पालू गिर गया, हार छटक करके अलग चला गया। ठीक है, परेशान हो गया। खैर बैल पकड़े गए और फिर ला करके अपने घर पे बांध दिया। बात समझ में आ रही है। तो गया का एक भाई था भैरू, वह मर चुका था। उस भैरू की एक बेटी थी जो इस बैलों की दुर्दशा को देख करके रोती थी और कहती थी, ये बैल भी मेरे तरह अभागे हैं जो अपने मालिक से कोसों दूर है। रात जब होती थी तो उसको खाने की 3 रोटियां मिलती थी। एक रोटी खुद खाती थी स्वयं, और 2 रोटियां एक एक बैलों को, दोनों बैलों को एक एक रोटियां खिला देती थी। बैल उसके इस प्रेम को देख करके अपने दुख दर्द को भूल जाते थे। एक बार की बात है कि जब वो घर से बाहर निकली तो देखी बैल जो है भागने के लिए रस्सी खोल रहे थे। वह आई और बैलों की रस्सी जो है खोल दी। बैल भागे झूरी के घर की ओर। तो वह चिल्लाने लगी, जागो जागो, बैल भाग गए, बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं। मतलब मैं पकड़ में ना आऊं कि मैंने इसको खोला है। हल्ला कर दी और बैल तो भाग ही गए। भागते भागते गए तो रास्ता भटक गए। ठीक है, रास्ता भटक गए और एक ऐसे जगह चले गए जहाँ पर जो खेत थे वह हरे भरे थे। उस खेत में मटर था। मटर देख करके बैल तरस गए, क्योंकि उनको खाए हुए कितना दिन हो गया था। अब मटर जो है खूब मटर मजे भर चरे, खाए और फिर खेत से बाहर निकल गए। जब खेत से बाहर निकले तो एक सांड आता हुआ दिखाई दिया। अब दोनों बैलों के होश जो है खराब, होश उड़ गए। हीरा ने मोती से कुछ कहा, मोती ने कुछ हीरा से कहा। मतलब आंखों आंखों में ये एक दूसरे की बात को समझ गए।
हीरा ने मोती से कहा कि हम लोगों को एक साथ मिल करके इस सांड पर प्रहार करना चाहिए। सांड तो चूंकि मोटा तगड़ा है, लेकिन एक एक करके नहीं, एक साथ अगर हम लोग एक साथ भिड़ेंगे तो शायद सफलता मिल जाए। तो मोती ने कहा ठीक है, हम आगे से वार करते हैं और तुम पीछे से वार करना। ठीक है, बस यही हुआ। सांड जब भिड़ा तो मोती जो है आगे से अपने सिंहों से प्रहार किया और हीरा जो है पीछे से अपने सिंहों से प्रहार किया। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। दोनों बैल हिम्मत जुटा करके सांड से लड़ाई शुरू कर दिए। कोई इधर सिंह चलाता था, कोई उधर सिंह चलाता था, कोई ऐसे मारता था। क्या हुआ? अंत में सांड जो है भाग गया। उसके बाद हीरा मोती भी थक ही गए थे। फिर आगे बढ़े तो वहीं मटर का खेत दिखाई दिया। उस मटर के खेत में चरने लगे और मटर के खेत में जब चरने लगे तो खेत का मालिक पहुंचा और इन दोनों बैलों को पकड़ लिया और पकड़ करके काजी हाउस में डाल दिया। काजी हाउस एक प्रकार की जेल है, जिसे हम लोग कहते हैं ढाठ। हम लोग के यहाँ जो माल मवेशी पकड़े जाते हैं खेतों पे चरते हुए, तो हम ला करके उसको ढाठ में डाल देते। तो प्रेमचंद जी ढाठ नहीं लेकर के आपके पुस्तक में देखेंगे काजी हाउस। काजी हाउस एक प्रकार की जेल थी जिसमें आवारा पशु कैद किए जाते थे। काजी हाउस में बंद कर दिए। अब वहाँ चारा पानी का अभाव हो गया। ठीक है, अभी समझ गए भाई हम किस मुसीबत में फंस गए, अब क्या होगा। लेकिन जब उस काजी हाउस में गए तो देखे कि इसमें बहुत से और भी पशु हैं। गाय, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरियां, बहुत से जानवर कैद थे। तो मोती ने हीरा से कहा कि काजी हाउस की दीवारें जो है वो कमजोर है, इसको हमें मार करके ढा देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, ताकि इसमें जो भी जानवर हैं वो आजाद हो जाएं और हम लोग भाग जाएंगे। ठीक है, अब मोती जो है सिंह से दीवार को मारना शुरू किया। क्योंकि दीवार कच्ची थी, गिर गई। अब धीरे धीरे उसमें से भेड़, बकरियां, घोड़े, गधे जो भी जानवर थे वह धीरे धीरे निकलने लगे। हीरा भी निकल गया। ठीक है, हीरा जब निकल गया तो आगे फिर देख रहा है कि मालिक आ रहा है। हीरा तो भागा, लेकिन मोती उसी के अंदर था। मोती पकड़ा गया और जब मोती पकड़ा गया तो हीरा फिर वापस आ गया। अब दोनों को काजी हाउस का जो मालिक था वो बंद कर दिया। और चारा पानी का तो अभाव ही था। इन लोगों की ठठरियाँ निकल आई, दुबले पतले हो गए, कमजोर हो गए। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद में कुछ दिन बीतने पर जो ढाठ का मालिक था, काजी हाउस का मालिक था, इन पशुओं को नीलाम करना शुरू कर दिया। कोई आता भी था खरीदने के लिए, तो ये हड्डियां जो पसलियां इन लोगों की निकली हुई थी, कमजोर थे, दुबले पतले हो गए थे, कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन एक दरियल कसाई आया और आ करके इन लोगों को खरीद लिया। अब दोनों बैलों को लेकर के चलने लगा। कुछ दूर जाने पर हीरा ने मोती की ओर देखा, मोती ने हीरा की ओर देखा और इशारा ही इशारा ने आपस में कुछ बात किए। वो समझ भी गए आपस में, और समझ करके क्या किए, दोनों झटका मारे। जब झटका मारे तो रस्सी जो था कसाई का हाथ में पकड़ा हुआ वो छूट गया और बैल वहां से भागने लगे। आगे रेवड़ी नजर आया, वह जाना पहचाना लगा और उसी रेवड़ी से क्रॉस करते हुए ये फिर छुरी के पास चले गए। जाकर के उस स्थान पर खड़े हो गए जहां वो बांधे जाते थे। उस स्थान पर हीरा और मोती वहीं पर खड़े हुए। झूरी जब घर से बाहर निकला, इस बैलों को देख करके उसके आंखों में आंसू की धारा प्रवाहित हो गई, इसकी दुर्दशा को देख करके।
वो बैलों को देखा। उसके बाद कसाई भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया। अब कसाई बोला ये बैल मेरा है, मैंने इसे काजी हाउस से खरीदा है। मोती क्रोधित हो गया और वह ऐसे सींग चलाया। बस फिर क्या था, कसाई के होश उड़ गए और वह बैलों को छोड़ करके वहाँ से भाग गया। ठीक है। और उसके बाद हीरा मोती वहीं झोरी के पास रहने लगा। यही कहानी है जो प्रेमचंद जी ने आप लोगों को बताया है। समझ ही गए होंगे, आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप फिर इस कहानी को पढ़ लीजिएगा पुस्तक में और इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगले क्लासों में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।